नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हिंदी इलेक्टिव का अंतिम एग्जाम है आप सभी का, ठीक है। सभी अच्छे से देकर आएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो छूटा हुआ है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर सारे दोस्तों भी शेयर कीजिएगा, और जो भी बच्चे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए खंड ग यानी पाठ्य पुस्तक स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए यहां से ना कविता का आप लोगों को लाइंस दिया जाएगा 4-5 और इससे आसानी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बात की सारे पोएम्स के कुछ लाइंस को आप लोग शुरुआती लाइंस को देख कर जाइएगा, सारे कविता के कवि का नाम आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है। तो ये जो पूछा गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 19 से 22, समझ रहे हैं ना, 19, 20, 21, 22 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह कोई कविता के लाइंस के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये है किस पोएम से लिया गया इसको हम लोग पहले समझते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो लिया गया खेलन में को काको गुस्सैया, ठीक है। कहां से लिया गया? खेलन में कौन काको गुस्सैया, यानी खेल में कौन किससे गुस्सा करता है, ठीक है। खेल में तो हार जीत लगा रहता है। तो ये जो लिखा गया कविता सूरदास के माध्यम से, किनके माध्यम से? सूरदास के माध्यम से, ठीक है। खेलन में कौन काको गुस्सैया मतलब खेल में कौन किससे गुस्सा करता है? हरि हारे जीते श्रीदमा। यहां से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरि हारे यानी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हार गए और श्रीदमा जीत गए, ठीक है। बरबस ही कट करत रसैया, जाति पाति हमते बड़ा नहीं, ना ही बसत तुम्हारी छैया। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ग्वाला सखा जो है श्री कृष्णा को खेल में हार जाने पर उनके द्वारा खींचने पर उन्हें कहते हैं कि खेल खेल में क्यों गुस्सा करते हो। श्री कृष्णा हार गए हैं और उनके जो बाल सखा है श्रीदमा वो जीत गए हैं। तो क्या हुआ? खेल में किसी ना किसी की तो हार होती है और किसी ना किसी की जीत होती है। तुम तो जबरदस्ती गुस्सा कर रहे हो। अगर श्रीदमा जीत गए हैं तो तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि खेल में सभी समान होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, अतः खींचने का कोई औचित्य कारण है ही नहीं। ग्वाल सखा कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हारी जाति हमसे बड़ी नहीं है, ना ही तुम हमारी शरण में बसते हो। तुम तो जो है अधिकार इसलिए जता रहे हो क्योंकि तुम्हारी गाय हमारे से ज्यादा है। यानी क्यों जो है रूठा हुआ? क्योंकि उनका पास जो है गाय की जनसंख्या जो है ज्यादा है, ठीक है। ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि अगर तुम खेलते हुए ऐसे रूठे रहोगे, नाराज रहोगे, तो तुमसे कौन खेलेगा? ऐसा कहकर जो है सभी ग्वाल सखा जो इधर उधर बैठ जाते हैं। कवि सूरदास से कहते कि प्रभु श्री कृष्ण खेलना चाहते थे। उन्होंने नंद बाबा की दुहाई देकर अर्थात कसम खाकर कि मैं फिर कभी नहीं रूठूंगा अपनी बारी दी। याद रखिएगा। तो यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां के जो है कवि कौन है। तो मैंने बताया ना ये सूरदास, ठीक है। और आप सही पता है सूरदास जो है अष्टछाप के प्रथम कवि है, ठीक है। तो सूरदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग जान जाते हैं, ठीक है। सूरदास जो है वो अष्टछाप के प्रथम कवि है। जो चीज मैं बता रहा हूं हड़बड़ी में हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है आज ही होने वाला है और मेरा भी आज एकदम बिल्कुल टाइम नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो सूरदास जो है वो अष्टछाप के प्रथम कवि है। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। किनके शिष्य है सूरदास? महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य है, ठीक है। उनका जो जन्म हुआ था ना 1478 में, 1478, याद रखिएगा। 1478 में महाकवि सूरदास का जो जन्म हुआ था, आगरा और मथुरा के बीच में एक रुनकता गांव आता है। कौन सा गांव आता है? रुनकता, ठीक है, याद कर लीजिएगा। रुनकता नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। आगे याद रखिएगा ये जो सूरदास है ना, भक्त सूरदास के 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। कितने? 3 मिलते हैं। पहला याद रखिएगा सूर सागर, ये नोट कर लीजिएगा। पहला का नाम था सूर सागर, दूसरा का नाम था सूर सरावली, सूर सरावली, याद कर लीजिएगा। और तीसरा का नाम था, याद रखिएगा, साहित्य लहरी। क्या? साहित्य लहरी। तो 3 चीज याद रखिएगा। पहला सूर सागर, दूसरा सूर सरावली और तीसरा था साहित्य लहरी। जिसमें से सूर सागर है ना उनका प्रसिद्धि का अक्षय भंडार था, ठीक है। तो 3 चीज याद रखिएगा। सूरदास के 3 काव्य ग्रंथ का नाम सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सूरदास के जो है 3 काव्य ग्रंथ कौन कौन से थे? सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्तियों में केंद्र में क्या है, ठीक है। तो केंद्र में क्या है? यहां पर दिखाया गया वात्सल्य को। क्या दिखाया गया? वात्सल्य को दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया? यहां किनके बीच संवाद हो रहा है, किनके बीच में बातचीत हो रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो किनके बीच में? कृष्ण और सुदामा के बीच में, कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
कि पूछा गया ये पंक्तियां किस भाषा में रचित है, तो आप सही पता है ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में जो है ये पंक्ति जो है रचित है। क्लियर है? आप लोग याद हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ये जो सूरदास है ये दो चीज लिखे हैं, ठीक है। एक खेलन में को काको गुसैया और दूसरा मूली तो गोपाल ही भावती, ठीक है। पहला जो है आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग फटाफट सुन लीजिएगा, ठीक है। गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है, तो यहां पर बताया गया था कि गोपियों के माध्यम से जो है श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद है तो मुरली, क्या? मुरली, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि नंदलाही नाना भावती नचवाती में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। सूरदास के दूसरे पद में गोपियां जो है किसके प्रति अपना रोष व्यक्त करती है, तो कृष्ण के मुरली के प्रति, क्योंकि कृष्ण जो है सबसे ज्यादा अटेंशन मुरली को देते हैं, गोपियों को नहीं देते हैं। खेल में कृष्ण हार जाते, जीतता कौन है? श्रीदमा, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन है कृष्ण को जो है मुरली उनसे क्या क्या काम करवाती है, मुरली जो है श्री कृष्ण को कौन कौन सा काम करवाती है, तो याद रखिएगा एक पैर पर खड़ा करवाती है, विविध प्रकार से नचवाती है और अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। ये सारा काम जो है कृष्ण को कौन करवाते हैं? मुरली, ठीक है। ये सब चीज देख के जो है गोपियां गुस्सा करती है। और एक चीज याद रखिएगा, सूरदास ने अपने काव्य में किस रस का प्रयोग किया है? वात्सल्य का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सूरदास के पहले पद में कृष्ण की किस लीला का वर्णन किया गया? बाल लीला का, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी, सुरसागर या सुरसरावली या इनमें सभी, तो इनमें से सभी याद कर लीजिएगा। सूरदास का जो है जन्म आप लोग याद कर लिए। सूरदास का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, आप लोग याद कर लीजिएगा 1478 में आगरा और मथुरा के बीच में रुनकता गांव में। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देख सकते हैं, कबीरदास से ये क्वेश्चन है। किससे पूछा गया? कबीरदास से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कबीरदास किस काल के कवि है? कबीरदास किस काल के कवि? आप सभी को पता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल, ठीक है। स्वर्ण युग अर्थात भक्ति काल के जो है जो प्रसिद्ध कवि है वो कबीरदास है, ठीक है। याद रखिएगा ये निर्गुण कवि है। कबीरदास कैसे कवि है? सगुण या निर्गुण? आप लोग टिक करके आइएगा, निर्गुण कवि। इनका जन्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सन 1398 में, कब? 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यह कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ था, और जिसने लोक लज्जावश से इन्हें लहर तारा नामक जो तालाब है, कहा लहर तारा जो नामक तालाब है वहां पर छोड़ दिया था, और नीरू और नीरा नामक जो जुल्हा दंपति इनका पालन पोषण किए थे। और कवि के जो गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। क्लियर? और एक चीज याद रखिएगा कि जो कबीर की वाणियों का जो संकलन है वो बीजक में मिलता है। बीजक एक ग्रंथ है, याद रखिएगा। कबीर के ग्रंथ का नाम क्या है? बीजक, याद कर लीजिएगा। और बीजक को कितने अंशों में बांटा गया? 3 अंश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो बुक है कबीर की वाणियों का वो है बीजक, और बीजक को 3 अंश में बांटा गया। पहला साखिया, दूसरा सबद और तीसरा रमेनी। याद कर लीजिएगा क्या क्या मैंने बताया, पहला साखिया, दूसरा सबद और तीसरा रमेनी। क्लियर? और एक चीज याद रखिएगा, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, उन्हें कहा है डिक्टेटर, वाणी के डिक्टेटर कहा है, ठीक है। तो इससे भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बैक टू बैक आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ये जो कबीरदास है ये भी 2 पद लिखे हैं आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, ठीक है। अरे इन दोहुन राह ना पाई, अरे इन दोहुन राह ना पाई। दोहुन मतलब होता है 2, हिंदू और मुसलमान दोनों, ठीक है। प्रस्तुत पद में जो है कवि ने हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक जो आडंबरों पर जो है ना करारी चोट की है। दोनों के जो बाहरी दिखावा है उसको पूरा जो है धो दिया, ठीक है, बाहरी दिखावा को। और दूसरा जो पद में बताया गया बालम आओ हमारे गहरे, यानी यहां पर बताया गया कि बालम यानी भगवान जी मेरे घर आइए, ठीक है। इसमें कवि ने स्वयं को ब्रह्मा की प्रियतमा माना है, ठीक है। ब्रह्मा को पुरुष पति के रूप में माना है और खुद को जो है पत्नी के रूप में माना है, याद रखिएगा। चलिए इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि दूसरे पद में कबीर ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया? एक स्त्री के रूप में, ठीक है, विरहनी स्त्री के रूप में। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबीर के पहले पद में किसके धर्माचरण पर प्रहार किया गया? किसके धर्म पर अटैक किया गया? हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों पर अटैक किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो आप लोग टिक करके आइएगा, रामानंद, ठीक है। बालम आओ हमारे गेरे, इस पंक्ति के कवि कौन है? तो आप लोग याद कर लीजिए कबीर, ठीक है, क्योंकि 2 चीज लिखा गया था ना, बालम आओ हमारे गेरे और एक तो था अरे इन दोहुन राह ना पाई। तो क्लियर हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 23 के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है, यानी कवि देव के बारे में, ठीक है। तो कवि देव को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ठीक है। ये जो कवि देव है
ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, देव की रचना हंसी की चोट का जो छंद है, किस छंद है, ये जो है ऑप्शन सी सवैया, ऑप्शन सी जो है सवैया। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवि देव को लेकर, ठीक है। जो कवि देव है ना, ये रीतिकालीन कवि थे। कौन सा कालीन, भक्तिकालीन नहीं, ये रीतिकालीन कवि थे और इनका पूरा नाम था देवदत्त। क्या नाम था, देवदत्त। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका एक क्वेश्चन आया था जो 2019 में आया था कि झरी झरी झिनी बूंद है, पार्तो मानो में झरी झरी कौन सा अलंकार है। तो याद कर लीजिएगा, पूर्ण रुक्ति प्रकाश, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया, घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से सामना कराती है। तो याद कर लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी से संघर्षरत परिवार की समस्या। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो ये सब क्वेश्चन जो आ रहा है ना पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26, जाग तुझको दूर जाना कविता जो है क्या प्रेरणा देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। मोह माया के बंधन से जकड़े मानव को जगाने की, अपने लक्ष्य के प्रति जो है और निरंतर आगे बढ़ने की, कठिनाइयों का सामना करने की। तो सारे को देख कर जाना है। इंपॉर्टेंट जो पोएम्स है ना, उनके कवि का परिचय देख लीजिएगा और क्या क्या बताया गया ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है। तो याद कर लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कालिदास इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देख सकते हैं, स्टार्ट होता है कि कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। यानी चैप्टर से भी आपको 4 लाइन उठाकर दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और घुटनों के बल बैठते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती है और साथ बुझ जाए तो यही क्रम चलता रहता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसा कब होता है, ईदगाह में, ठीक है। कल मैंने अच्छे से बताया था आप सभी को, आप लोगों ने आज सुबह मॉर्निंग में वीडियो देखा होगा, ठीक है। टॉप जो है 100+ क्वेश्चन था, ऑल इन वन वाली सीरीज था, सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था। आगे देख सकते क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है। तो उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है, ईद के नमाज का, ठीक है। नमाज करते टाइम लोग घुटनों के बल में बैठते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 30, सिजदे शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, नमाज पढ़ते समय जो माथा टेकने की जो क्रिया होती है ना, उसी को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, आप सही पता है कौन है। इसका करेक्ट आंसर है प्रेमचंद। मैंने कल बताया था ना प्रेमचंद का मूल नाम क्या है, जब उर्दू में लिखते तो किस नाम से लिखते थे, हिंदी में लिखते तो किस नाम से, वो वीडियो देख लीजिएगा, काम आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है जो दोपहर का भोजन है शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु का, ठीक है। गर्मी के टाइम का बात किया गया, इसको कर लीजिएगा। दोपहर का भोजन को अच्छे से मैंने समझाया था, ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो। टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया, किस पर अटैक किया है, ठीक है, आस्थाओं के बाजीकरण पर, ठीक है। ऑप्शन जो सी है यहाँ पर सबसे सूटेबल है। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन 34 की ओर। 34 में पूछा गया गूंगे कहानी में लेखक ने किन किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है। इसका करेक्ट आंसर है संवेदनहीन लोगों को, ठीक है, जिसका कोई संवेदना ही नहीं होता उनको कहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 की ओर। खनापदोस किस विद्या की रचना है। तो खनापदोस एक कहानी है, ठीक है, सभी को पता है मजदूरों का शोषण हुआ इस कहानी के माध्यम से, कल मैंने अच्छे से समझाया था। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 36 जो वीडियो आज अपलोड हुआ, मॉर्निंग में ही अपलोड हुआ है, ऑल इन वन वाली सीरीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, काम आएगा, सारे चैप्टर को जो है क्लियर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36 की ओर। क्या पूछा गया, जिस परिवार में जो पिता बौद्ध है, माता ईसाई है, बेटी मुसलमान है, बेटा सत्यधर्मी है, मैंने कल ही बताया था ना, तो वो परिवार जो है इसमें किसकी अवधारणा है, ये अवधारणा कंसेप्ट जो है किनका है। तो ऑप्शन जो डी है ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ज्योतिबा फुले। मैंने अच्छे से बताया था ना, वीडियो देख लीजिएगा, मॉर्निंग में अपलोड हुआ, ठीक है, ऑल इन वन सीरीज था। 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विद्या की रचना है। तो ये देखिए बुक 2 का है, एक चैप्टर हुसैन की जवानी आप लोग देख लीजिएगा और एक आवारा मसीहा देख लीजिएगा, ठीक है। तो हुसैन की जवानी एक देख लीजिएगा और एक तो आवारा मसीहा, शायद अंडे के छिलके नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा अंडे के छिलके के लेखक कौन है, ठीक है, क्योंकि जो डिलीटेड चैप्टर्स वो भी आ जा रहा सुन रहे हैं। तो हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विद्या की रचना है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आत्मकथा है, ठीक है, क्या है, आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 38 की ओर। क्या पूछा गया, अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बचपन और युवा का, ठीक है,
क्या हो जाएगा, बचपन और युवा। ठीक है, थोड़ा सा हुसैन की जवानी अपनी कहानी में 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। पहला, हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल जो है भेजे गए, कौन से बोर्डिंग स्कूल में भेजे गए, तो बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल भेजे गए थे। याद कर लीजिएगा एक तो कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन को कौन से बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था, बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में। और दूसरा एक क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट था जो आ चुका है कि हुसैन को कौन सी कलाकारी का शौक था, तो चित्रकारी का शौक था। किसका शौक था, चित्रकारी का। तो 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा ना कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन को किस बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था, बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था, और हुसैन को कौन सी कलाकारी का शौक था, तो चित्रकारी का जो है उसे बहुत शौक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 39 में क्या पूछा गया, आवारा मसीहा है, तो इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी में है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी निकलना है अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन 39 देख सकते हैं आप लोग क्या पूछा गया है कि विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जो जीवनी है, तो किनकी जीवनी है भाई, ऑप्शन जो डी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 40 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का नाम क्या है, तो अक्षय पंडित है। ठीक है, इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट आवारा मसीहा से क्वेश्चंस है वो आप लोग समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शरत चंद्र का संबंध किस भाषा के साहित्य से है, तो चट्टोपाध्याय नाम से आप समझ ही रहे हैं, बांग्ला भाषा से। ठीक है, तो शरत चंद्र का संबंध किस भाषा के साहित्य से 2019 में पूछा गया है, बांग्ला। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर जो है आधारित है, तो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवारा मसीहा जो है किसकी जीवनी पर आधारित है, तो शरत चंद्र। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा, क्या, क्योंकि विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लिए कौन सा सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी जो है सम्मान मिला था। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ, थोड़ा हड़बड़ी में बताएं। ठीक है, अच्छे से नहीं बता पाए फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप लोग देखकर जाइएगा। और 2 ऑल इन वन वाली सीरीज आप लोग देखकर जाइएगा। एक ऑल इन वन में बुक 1 के जो सारे चैप्टर्स है 6 चैप्टर्स वहां पर देख जो है अपलोड है, देख लीजिएगा। और एक मैंने जो बताया था राइटिंग सेक्शन, ठीक है, रचनात्मक लेखन वाला, वो भी अपलोड है। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, यही था लास्ट वीडियो आप लोगों का। ऑल द बेस्ट, अच्छे से देखकर जाइएगा। सारे चैप्टर्स का राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, कविता का जो है कवि का नाम याद कर लीजिएगा। पैसेज को ढंग से पढ़िएगा, ज्यादातर पैसेज जैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हिंदी लिखने में क्या होता है, पैसेज आता है, कविता का पैसेज आता है, चैप्टर्स का पैसेज आता है, बिना पढ़ा हुआ पैसेज आता है, तो वो सबको ध्यान में रखकर आसानी से आप लोग भरिएगा। ठीक है, सही सही भरिएगा ताकि हम लोग का जो है हिंदी इलेक्टिव अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग देकर आइए। उसके बाद 12 में तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, फोड़ देंगे क्लास 12 में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा अभी से, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट आप लोग कीजिएगा। ठीक है, कि मेरा जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।